हेलो डिफेंस लवर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके परिवार राष्ट्र डिफेंस एकेडमी में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एयर फोर्स का एक कंप्लीट पेपर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हर संडे को हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर्स डिस्कस करते हैं। पिछले संडे को मैंने आपसे डिस्कस किया था नेवी AA SSR का एक पेपर। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा XY ग्रुप के लिए इंग्लिश का कंप्लीट पेपर। तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि हर तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले कॉम्प्रीहेंशन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो डायरेक्शन पढ़िए। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। सबसे पहले तो आपको पैसेज को पढ़ना है और उसके बाद दिए गए क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। एज आई राइट, जैसे कि मैं लिखता हूँ। ये ऑथर अपने आप के लिए बोल रहा है। ऑथर जो इस पैसेज को लिख रहे हैं कि जब मैं लिखता हूँ तो मैं लिख रहा हूँ किसके बारे में? हाईली सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, काफ़ी पढ़े लिखे और सभ्य मानव के बारे में। सिविलाइज्ड जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है जेंटल। जो काफ़ी पढ़ा लिखा है उसके लिए हम लोग सिविलाइज्ड बोल सकते हैं। तो जो ह्यूमन बींग्स है आर फ्लाइंग ओवरहेड ट्राइंग टू किल मी। तो ऑथर बोल रहा है कि जो मनुष्य मेरे आसपास हैं, फ्लाइंग ओवरहेड मतलब वो मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे हैं। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि सर के ऊपर उड़ रहे हैं। यहाँ पे मीनिंग क्या निकल के आएगा कि वो मेरे सर के ऊपर मंडरा रहे हैं। ट्राइंग टू किल मी, और वो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। दे डू नॉट फील एनी एनमिटी अगेंस्ट मी एज एन इंडिविजुअल नॉर आई अगेंस्ट देम। ऑथर बोल रहा है कि वो मेरे प्रति कोई दुश्मनी तो महसूस नहीं करते, मतलब वो मेरे से कोई दुश्मनी नहीं रखते, ना ही मैं उनसे कोई दुश्मनी रखता हूँ या मैं उनके खिलाफ हूँ। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है एनमिटी। एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता। तो आप इंग्लिश में इसके सिनोनिम ले सकते हैं हेट्रेड, आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं एनिमोसिटी, आप वर्ड यूज़ कर सकते हैं एंटीपैथी। तो इन सारे वर्ड्स का मीनिंग होता है शत्रुता। तो ऑथर ये बोल रहा है कि ना तो उनकी मेरे से दुश्मनी है कोई, ना मेरी उनकी कोई दुश्मनी है। दे आर ओनली डूइंग देयर ड्यूटी एज द सेइंग गोज। वे केवल अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, जैसा कि कहावत है कि वो अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम। मोस्ट ऑफ देम आर काइंड हार्टेड। ज़्यादातर उनमें से जो लोग हैं वो दयालु हैं। लॉ अबाइडिंग मैन, कानून का पालन करने वाले व्यक्ति हैं। Who would never dream of committing murder in private life, जो निजी जिंदगी में कभी किसी की हत्या करने के बारे में नहीं सोच सकते। But if one of them succeeds in blowing me to pieces, लेकिन उनमें से कोई भी मुझे उड़ाने में सक्षम होता है, मतलब बॉम्ब से उड़ा देगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो उसके लिए लिखा है he will still be able to sleep without any degree of compunction। तो फिर भी वो बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी पश्चाताप के आराम से सो सकेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड आया है कंपनशन, इसका मतलब होता है पश्चाताप। तो इंग्लिश में आप इसके लिए बोल सकते हैं रिग्रेट। एक और अच्छा वर्ड आप बोल सकते हैं रिमोर्स। तो उनको किसी तरीके का अफसोस नहीं होगा अगर वो मेरी हत्या कर देंगे। ही इज सर्विंग हिज कंट्री विच हैज़ द पावर टू एब्जॉल्व हिम फ्रॉम इविल। तो वो कोई भी व्यक्ति जो ऑथर को नुकसान पहुंचाना चाहता है वो अपने देश के लिए काम कर रहा है। और अगर आप अपने देश के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो आपको किसी भी तरीके के पाप से मुक्त कर देता है। तो इविल का मतलब होता है बैड, ठीक है। और एब्जॉल्व का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ से मुक्त कर लेना। तो इंग्लिश में आप इसके लिए वर्ड बोल सकते हैं एक्विट, आप बोल सकते हैं एक्सोनरेट और टू फ्री। ये तो सिंपल हो ही गया। तो ये इसके सारे सिनोनिम है। तो ये इस तरीके से एक पैसेज था जिसके अंदर ऑथर बताता है कि कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तो आइए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पीपल हु आर फ्लाइंग ओवरहेड आर कॉल्ड हाईली सिविलाइज्ड बिकॉज दे। तो ऑथर बोलता है कि वो व्यक्ति जो मेरे सर पे मंडरा रहे हैं मुझे मारने के लिए, उनको हाईली सिविलाइज्ड कहा गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वे काइंड हार्टेड हैं। और काइंड हार्टेड यानी दयालु वो व्यक्ति होते हैं जो सभ्य होते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आर डूइंग देयर ड्यूटी, वे अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो किसी भी कर्तव्य करने वाले व्यक्ति को या जो अपना कर्तव्य निभा रहा है उसको आप हाईली सिविलाइज्ड तो नहीं बोल सकते।
आर ट्रेन बॉम्बर्स हैं तो हाईली सिविलाइज नहीं बोला जा सकता, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ड्रॉ हेफ्टी सैलरीज, जो मोटी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं उनको भी आप हाईली सिविलाइज नहीं बोल सकते। देखिए हेफ्टी का मतलब होता है बिग, ह्यूज, तो जो बड़े अमाउंट में तनख्वाह पा रहे हैं उनको भी आप हाईली सिविलाइज नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाईली सिविलाइज मतलब काइंड हार्टेड। आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द पर्सन हु सक्सीड्स इन किलिंग द ऑथर विल, वो व्यक्ति जो ऑथर को मारने में सफल होगा। नेवर स्लीप अनडिस्टर्ब, वो कभी भी बिना डिस्टरबेंस के नहीं सो पाएगा। बी विदाउट एनी रिमोर्स, तो साफ साफ पैसेज में ये था कि वो बिना किसी पश्चाताप के सो सकते हैं, तो वो बिना किसी पश्चाताप के होंगे, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और उनको पश्चाताप इसलिए नहीं होगा क्योंकि वे अपने देश के लिए कार्य कर रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सफर अलॉट, काफी पीड़ा भोगेंगे ऐसा नहीं है। कंसीडर हिमसेल्फ अ सिनर, वो अपने आप को पापी समझेंगे। तो सबसे जो अप्रोप्रिएट आंसर है वो बी विदाउट एनी रिमोर्स है। देखिए आपको यहाँ पे अपनी तरफ से कोई आंसर नहीं सोचना है, पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वही इन्फॉर्मेशन आपको एज ए आंसर यूज करनी है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द रीजन वाई दे आर ट्राइंग टू किल द ऑथर इज दैट, क्या कारण है कि वे लोग ऑथर को मारना चाहते हैं। दे हैव मर्डरस इंस्टिंक्ट्स, उनके अंदर हत्या करने की एक अंदर से उनकी इच्छा होती है। दे हैव अ ग्रज अगेंस्ट द ऑथर, उनको ऑथर से कोई नाराजगी है, तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ें क्लियर कर दी थी ऑथर ने कि ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी है ना उनकी मेरे से कोई दुश्मनी है। ग्रज आप बोल सकते हैं नफरत, तो इसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं हेट्रेड, और आप वर्ड यूज कर सकते हैं एनिमोसिटी। तीसरा है दे हैव एन असाइन्ड जॉब, उनको ये कार्य दिया गया है। द ऑथर इज नॉट एज लॉ अबाइडिंग एज दे आर, ऑथर उनकी तरह कानून पालन करने वाला व्यक्ति नहीं है इसलिए। तो देखिए पैसेज के अनुसार अगर जाया जाए तो ये उनको कर्तव्य दिया गया है, ये उनकी ड्यूटी है। तो दे हैव एन असाइन्ड जॉब, ये उनको कार्य मिला हुआ है ऑथर को मारने का, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, इन दिस पैसेज द ऑथर अज्यूम्स दैट डूइंग वंस ड्यूटी टू वंस कंट्री, इस पैसेज के अंदर ऑथर ने किस चीज को कर्तव्य से जोड़ा है। हाइटन्स वन सेंसिबिलिटी, किसी के संवेदनशीलता को नए पैमाने पे ले जाना। एक्सोनरेट्स अ पर्सन ऑफ हिज एक्ट ऑफ किलिंग, किसी अपने देश के प्रति कर्तव्य निभाना आपको मुक्त कर देता है किसी की हत्या करने से। मेक्स वन काइंड हार्टेड, किसी को दयालु बनाता है। मेक्स वन डेजिस्ट फ्रॉम डूइंग एनीथिंग अनस्क्रूपुलस, और किसी को रोकता है। डेजिस्ट का मतलब होता है टू स्टॉप, तो किसी को रोकता है कोई अनैतिक कार्य करने से। अनस्क्रूपुलस को आप बोल सकते हैं इमोरल। तो अगर पैसेज के अकॉर्डिंग जाए तो ऑथर का ये कहना है कि अगर आप अपने देश के लिए कोई काम कर रहे हैं तो हत्या जैसे पाप से भी आप मुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सोनरेट्स अ पर्सन ऑफ हिज एक्ट ऑफ किलिंग, ये अप्रोप्रिएट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। आगे चलते हैं। सो द लास्ट क्वेश्चन, किसी भी पैसेज के अंदर 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आखिरी सवाल क्या है। What is the author's attitude to the ways of civilized society? सभ्य समाज को लेकर के ऑथर का क्या नजरिया है। सरकास्टिक व्यंगात्मक, इनडिफरेंट उदासीन, नॉट इंटरेस्टेड आप बोल सकते हैं। तीसरा है हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता भरा, तो यहाँ पे वर्ड हो सकता है हेट्रेड। और कैजुअल मतलब काफी सामान्य, जनरल। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा सरकास्टिक। यहाँ पे ऑथर ने व्यंग किया है समाज के ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट पैसेज था। आगे बढ़ते हैं। चूज एप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द वर्ड। देखिए किसी भी इंग्लिश के पेपर में सिनोनिम एंटोनिम के फिक्स क्वेश्चन होते हैं। समानार्थी, मैंने के पहले के वीडियोस में भी आपको एक कंप्लीट सिनोनिम्स पे वीडियो दिया था, आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिनोनिम का मतलब होता है सेम वर्ड। अलर्ट जो वर्ड आपको दिया गया है, पूछा गया है, इसके सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड आपको चारों ऑप्शंस में से चूज करना है। तो देखिए एक्टिव का मतलब तो होता है सक्रिय, कि आप कोई काम कर रहे हैं। लेजी आप नहीं हैं, तो लेजी का एंटोनिम है एक्टिव, अपोजिट। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, केयरफुल, तो यहाँ पे अलर्ट का मतलब भी सतर्क, केयरफुल, तो विजिलेंट आपका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है वाइगर। वाइगर का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। क्या मतलब होता है वाइगर का?
फुल ऑफ एनर्जी। इसके लिए अगर आप सिनोनिम लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं एनर्जेटिक, आप ले सकते हैं एक्सुबरेंट। देखिए आपको खाली वर्ड का आंसर सीखने से मतलब नहीं है, आपको हर वर्ड का मीनिंग सीखना ज़रूरी है। हो सकता है इनमें से कोई वर्ड आपको आगे के पेपर्स में मिल जाए। तो एनर्जेटिक हुआ, एक्सुबरेंट हुआ, आप बोल सकते हैं जॉयस। तो ये सारे सिनोनिम्स होंगे वाइगर के। और एजर का मतलब होता है टू क्लोज डोर बट इट इज लिटिल ओपन। दरवाजे को इस तरीके से बंद करना कि वो थोड़ा खुला हो। तो थोड़ा खुला हुआ जब दरवाजा होता है तो उस सिचुएशन को आप बोल सकते हैं अजर। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग वर्ड था आपके लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम, अपोजिट वर्ड। जैसा मैंने आपसे बार बार कहा है, सिनोनिम्स एंटोनिम फेवरेट क्वेश्चंस हैं इंग्लिश के पेपर के। तो एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड। तो ऑफिशियल मतलब जो पब्लिक से रिलेटेड है, गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफिशियल। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, निजी। तो अपोजिट इसका क्या बन जाएगा, प्राइवेट। तो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अथॉरिटेटिव आप बोल सकते हैं जिसके ऊपर अथॉरिटी हो या जो अथॉरिटी रखता हो, जिसके पास पावर हो, उसको अथॉरिटेटिव हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिकली। प्रिकली का मतलब होता है कांटेदार। प्रिकली का मतलब क्या होता है, कांटेदार। और प्रीविनियंट का मतलब होता है एंटीसीडेंट, पहले वाली कोई चीज या पिछला। किसके सेंस में, टाइम या ऑर्डर, समय या क्रम के संदर्भ में कोई चीज पहले हो तो उसको आप बोल सकते हैं प्रीविनियंट। ओके, तो इस तरीके से ये था। आगे चलिए। चूज वन वर्ड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, किसी भी वाक्य को एक अक्षर में आप बताएं तो उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो अ डिसीजन टेकन बाय द वोट्स ऑफ ऑल, एक ऐसा निर्णय जो लोगों की राय से लिया जाए। तो लोगों के समूह, जनमत संग्रह, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन टेकन बाय द वोट्स ऑफ ऑल। तो यहाँ पे इसके लिए वर्ड होता है रेफरेंडम। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर के एग्जाम्स में काफी आया है। तो रेफरेंडम होगा इसका आंसर, जनमत संग्रह। फ्रेंचाइज होता है कि किसी भी एक बड़े ग्रुप की जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं उनको हम लोग फ्रेंचाइज बोलते हैं। इलेक्शन आप जानते ही हैं, चुनाव को बोलते हैं। और रिडेंडेंस का मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में हो, तो आप इसके लिए बोल सकते हैं एक्सेस, आप इसके लिए बोल सकते हैं अबंडेंट, आप इसके लिए बोल सकते हैं प्लेंटीफुल, आप इसके लिए बोल सकते हैं सुपरफ्लुअस। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर बनेगा रेफरेंडम। आगे चलते हैं। अब देखिए नरेशन। नरेशन को कुछ बच्चे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो इसका भी एक कंपलसरी क्वेश्चन हर पेपर में आता ही आता है। तो नरेशन को देखते हैं। मनीष सेड आई मे गो टू दिल्ली टुमारो। मनीष ने कहा कि कल मैं दिल्ली जा सकता हूं। तो देखिए जब भी हम लोग नरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है SON, सन। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, ओके, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पे मनीष सेड, अब देखिए यहाँ पे अगर सेड टू होता तो हम लोग इसको चेंज करके किस में कर देते हैं, टोल्ड में। लेकिन जब से या सेड इस तरीके के वर्ड्स होते हैं तो इनमें नो चेंज होता है। तो मनीष सेड, तो देखिए टोल्ड वाला ऑप्शन चला गया, यहाँ पे टोल्ड वाला ऑप्शन चला गया, यानी सी और डी में से ही आपका आंसर होगा। तो देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, तो आपको ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड भी समझना पड़ेगा। जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया, जब सैड होता है तो टोल्ड में नहीं जाएगा, तो ये ए और बी तो सीधे ही पिक्चर से चले गए। अब आगे देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो मनीष जो है उसको आप सब्जेक्ट यहाँ बनाएंगे तो ये ही में चेंज होगा। तो यहाँ पे ही में मॉडल चेंज होगा माइट में, गो मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म, टू दिल्ली, और टुमारो चेंज होता है किसमें, द फॉलोइंग डे में। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, सी ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे भी आपको ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, बट एग्जाम में आपको ऐसे नहीं करना है। देखिए टुमारो जो है ये नरेशन में फॉलोइंग डे में या नेक्स्ट डे में चेंज होता है। तो यहाँ पे फॉलोइंग डे
सी ऑप्शन में था, डी में तो टुमारो था, तो सीधा आपका आंसर क्या बनता, सी ऑप्शन। विद इन सेकेंड्स स्मार्टनेस के साथ आपने क्वेश्चन सॉल्व किया। आगे चलिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। आगे देखो, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग। वॉइस को काफी बच्चे एक्टिव और पैसिव के नाम से जानते हैं, ये भी क्लास 10th का एक पॉपुलर टॉपिक था। दे विल लुक आफ्टर यू वेल, इसको हमको चेंज करना है। तो पैसिव का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट चेंजेस टू ऑब्जेक्ट, या यू कैन से ऑब्जेक्ट चेंजेस टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे दे जो है वो आपका सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वॉइस में। स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होता है कि हमें हमेशा एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है, बट कई बार एग्जामिनर पैसिव का क्वेश्चन दे देता है और उसको एक्टिव में चेंज करना होता है। तो ये आपको पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस जो है ये बेस फॉर्म दे रखा है, मतलब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो इसको पैसिव में चेंज करेंगे। तो पैसिव में सब्जेक्ट दे जो है ऑब्जेक्ट में जाके क्या बन जाएगा, दैम बन जाएगा। तो हमको ये देखना है कि दैम कहाँ पे है। तो देखिए दैम आपको नजर आ रहा है डी ऑप्शन में, तो 95% चांसेस है कि डी ऑप्शन हमारा आंसर बन सकता है। आइए चेक करते हैं। अब दे सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, लुक मेन वर्ब है, आफ्टर प्रेपोजिशन, और यू आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखिए बी सी डी, ए तो पिक्चर से बाहर क्योंकि ए में तो दे ही सब्जेक्ट है, तो यू जो है ये ऑब्जेक्ट बनेगा, यू विल बी लुक्ड। अब पैसिव में क्या होता है, मॉडल अगर यूज करते हैं तो मॉडल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये स्ट्रक्चर है। तो यू विल बी लुक्ड, ये सब में सेम है। ओके, फिर यहाँ पे प्रेपोजिशन आ जाएगा और फिर एडजेक्टिव, और लास्ट में हम लोग किसको जोड़ देंगे, सब्जेक्ट को। तो जो करेक्ट आंसर है वो डी, यू विल बी लुक्ड आफ्टर वेल बाय देम, कि आपका ख्याल उनके द्वारा बहुत अच्छे से रखा जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं 11। अब देखिए यहाँ पे ये आपको एक ईडियम दी हुई है। ईडियम का मतलब होता है मुहावरा, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, बंदर के हाथ में नारियल या अदरक, इस तरीके के जो मुहावरे हैं इंग्लिश में उनको हम लोग ईडियम्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक कैट एंड डॉग लाइफ का मतलब होता है कि काफ़ी परेशानी भरी जिंदगी, लाइफ फुल ऑफ ट्रबल्स, और यू कैन से लाइफ फुल ऑफ डिफिकल्टीज। सो देयरफॉर डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये अगर आपको याद होगा तो सेकंड्स में हो जाएगा, याद नहीं है तो आप उसके अंदर टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड याद करने होंगे। प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए, इन वीडियोस में आगे मैं आपसे इन पे कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ। आगे चलते हैं। यहाँ पे एरर, कॉमन एरर का क्वेश्चन आ चुका है, ये ग्रामर सेक्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इसका कितना नॉलेज है पूरा टेस्टिंग यहाँ पे आपका होगा। तो आइए सीखते हैं। मोहन प्लेज एट दी तबला वेन एवर ही इज इन टेंशन, कि मोहन जब भी उदास होता है, टेंशन में होता है तो तबला बजाता है। तो देखिए एट द तबला ये लिखना गलत है, क्योंकि भी एट प्रेपोजिशन आता है किसी भी प्लेस के लिए, at Jaipur, at Delhi, like this, but tabla is not a name of place, so it is not appropriate to use preposition at here, so therefore error will be in section B. B option यहाँ correct answer बनेगा। Grammatically correct sentence क्या होगा, मोहन plays tabla whenever he is in tension, so B will be correct. Next, spot the misspelled, गलत शब्द या गलत स्पेलिंग जो है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। मैन स्लॉटर बिल्कुल ठीक, अकॉर्डेंट गलत। देखिए यहाँ पे ई नहीं होगा, ए आएगा। करेक्ट स्पेलिंग क्या बनेगा, अकॉर्डेंट। अकॉर्डेंट का मीनिंग होता है कंसिस्टेंट, जो चीज़ लगातार हो, ठीक हो। इसके लिए एक और आप यूज़ कर सकते हैं, कोहेरेंट। आउटरेजियस का मतलब होता है थोड़ा सा वाइब्रेंट, तो ये यहाँ पे सही स्पेलिंग है। फियरसीनेस, देखिए ये वर्ड है फियर्स, फियर ही आपने सुना होगा, तो ये आता है फुल ऑफ एंगर, गुस्से से भरा हुआ। वायलेंट आप इसके लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका नाउन फॉर्म है। एक इंपॉर्टेंट चीज, NESS सफिक्स से खत्म होने वाला कोई भी शब्द ग्रामर में हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, दिस इज ऑल्सो ए नाउन।
फॉर एग्जाम्पल सैडनेस, इट इज ऑल्सो ए नाउन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है बी, अकॉर्डेंट। करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ACCORDANT। आगे चलिए। Sentence is divided into 4 parts and jumbled and numbered P, Q, R and S. Find the proper order with the help of the options given below them. ये आ गया jumbled वाला। देखिए jumbled में क्या है, आपको 3-4 सेंटेंस एक मिक्स करके दिए जाएंगे, मीनिंगफुल ऑर्डर में उसको जमाना है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें तो लोग इसको PQRS के नाम से जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। रॉजर फेडरर हैज टेकन 7 टाइटल्स। रॉजर फेडरर ने 7 टाइटल जीत लिए हैं। फॉलोड बाय नोवाक जोकोविक 3। नोवाक जोकोविक के 3 के बाद सिंस 2003, 2003 से ये हो रहा है। एट द ग्रास कोर्ट ग्रैंड स्लैम, ग्रास कोर्ट पे होता है, एक रेड सॉइल पे होता है। फ्रेंच ओपन जिसके अंदर इसका राफेल नडाल का आपने नाम सुना होगा, तो वो रेड सॉइल पे होता है फ्रेंच ओपन। बाकी सारे ग्रास कोर्ट पे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर किस तरीके से चूज करेंगे। यहाँ पे समय से बात चलेगी क्योंकि ये 2003 की घटना है। तो सिंस 2003 रॉजर फेडरर हैज टेकन 7 टाइटल्स। तो R से शुरू करेंगे, फिर P होगा और और ये 7 टाइटल्स उन्होंने जीते कहाँ है? ग्रास कोर्ट पे। तो फिर आ जाएगा S। और किसको फॉलो किया है उन्होंने? नोवाक जोकोविक को। तो यहाँ पे RPSQ कहाँ नजर आ रहा है? D। तो D ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए पहले भी एक वीडियो मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स पे दे चुका हूँ, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ समझिए, डिस्ट्रीब्यूट 12 मैंगोज डैश 3 बॉयज। 3 लड़कों के बीच में 12 आम को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए जब भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो बिटवीन इज यूज्ड फॉर 2। जब भी 2 लोगों में आप कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो बिटवीन, एंड अमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2। तो यहाँ पे 3 बॉयज है तो सीधा आंसर क्या बन जाएगा? अमंग। बिटवीन नहीं होगा। 4 होता है के लिए, तो ये रिलेट करने के लिए होता है, तो रिलेट का तो कोई मतलब ही नहीं है। बात हो रही है डिस्ट्रीब्यूशन की। 2 जो है ये डायरेक्शन के लिए या डेस्टिनेशन के लिए आता है, तो यहाँ पे भी इसका कोई रोल नहीं है। तो योर करेक्ट आंसर इज अमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डैश मनी डू यू अर्न। आप कितना पैसा कमा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये चारों एडजेक्टिव आपको दे रखे हैं। कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए, रटना नहीं है। अक्सर टीचर्स रटवा देते हैं, बट मैं यहाँ आपको एक एक चीज कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। तो देखिए मनी की अगर बात करता हूँ तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि मनी तो मैं गिन लेता हूँ, पैसा तो काउंटेबल में होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। ग्रामर बोलता है कि किसी भी नाउन में अगर आप एस या ईएस लगाने में सक्षम हैं तो ही वो काउंटेबल होगा, अदरवाइज अनकाउंटेबल की कैटेगरी में जाएगा। तो देखिए आपने कभी भी मनीज वर्ड नहीं सुना होगा, ठीक है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ। और अगर मनीज वर्ड आप कहीं देखते भी हैं तो मनीज वर्ड का मतलब होता है प्रॉपर्टी, धन संपत्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे मनी अनकाउंटेबल है। और मैनी एडजेक्टिव यूज किया जाता है काउंटेबल नाउन के लिए। मैनी किसके लिए यूज किया जाता है? काउंटेबल नाउन के लिए मैनी आपका यूज किया जाता है। तो जब मनी अनकाउंटेबल है तो मैनी तो आ नहीं सकता। मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल, मनी इज अनकाउंटेबल, सो देयरफॉर करेक्ट आंसर इज मच। इनफ इज नॉट यूज्ड फॉर मनी, लिटिल इज ऑल्सो नॉट यूज्ड फॉर मनी। इनफ के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात, इनफ ग्रामर में एडजेक्टिव भी है, साथ ही साथ एडवर्ब भी है, और इसकी प्लेस चेंज होती है जब ये एज ए एडवर्ब और एज ए एडजेक्टिव चेंज होगा। आगे के वीडियोस में ये कॉन्सेप्ट मैं आपको जरूर बताऊंगा। और लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है, मात्रा में जो है ही नहीं, नेगेटिव कंसीडर किया जाता है लिटिल को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बना मच। आगे देखिए, बुक इज टू लाइब्रेरी, ये एक तरीके से जनरल रीजनिंग का क्वेश्चन है, सामान्य बुद्धिमत्ता। तो बुक इज टू लाइब्रेरी कि जिस तरीके से किताब जुड़ी हुई है पुस्तकालय से, तो पुस्तकालय एक बड़ा स्थान है जिसमें किताब एक छोटी आइडेंटिटी है। उसी तरीके से केमिकल, तो देखिए लेबोरेटरी एक बड़ा प्लेस है जहां पे हम लोग क्या रखते हैं? केमिकल्स। तो सीधा करेक्ट आंसर क्या होगा? लेबोरेटरी। केमिस्ट नहीं होगा क्योंकि वो मेडिसिन से एसोसिएटेड है। शॉप, दुकान, तो वो तो एक जनरल पैरामीटर आ गया, उसमें किसी भी तरीके की शॉप हो सकती है, तो ये नहीं होगा। टेस्ट ट्यूब तो किसी भी तरीके से रिलेट नहीं कर रहा है। आगे देखिए, द रिच डैश नॉट ऑलवेज हैप्पी,
कि अमीर हमेशा खुश नहीं होते। तो अक्सर लोगों में ये गलत धारणा होती है कि पैसे से खुशी है या मनी इज एसोसिएटेड विद हैप्पीनेस, बट ऐसा नहीं है। तो ऑलवेज जो है ये एक एडवर्ब है जो किस में काम करती है, प्रेजेंट सिंपल में। तो ये प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। ये यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, ऑलवेज इज एन एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो वॉज इज नॉट यूज्ड, वर इज नॉट यूज्ड। द रिच, अब द रिच की अगर बात करता हूं तो रिच एक एडजेक्टिव है और इसके पहले अगर आप आर्टिकल द का यूज करते हैं तो ये बिहेव करने लगता है प्लूरल नाउन की तरह, और ये प्लूरल नाउन बन के पूरी रिच कम्युनिटी, पूरे धनी वर्ग की बात करता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। सो देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द मैकेनिक डैश द व्हीकल सिंस संडे मॉर्निंग। तो देखिए सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट मैं पहले के वीडियोस में भी आपको सिखा चुका हूं। सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम एंड फॉर इज यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे इस तरीके के जो वाक्य होते हैं इनमें अपन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। तो परफेक्ट के अंदर वर्ब क्या है, हैज और हैव। तो बी चला गया, सी चला गया, डी चला गया, सीधा आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। ठीक है, तो विद इन सेकेंड्स आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे, इसी बात पे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है पेपर का। अ हॉर्स इज केप्ट इन ए, घोड़े को कहाँ पे रखा जाता है? तो घोड़े को अस्तबल में रखा जाता है। इंग्लिश में आप उसको क्या बोल देते हैं, स्टेबल। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। शेल हम बोलते हैं कोशिका को, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एनिमल और ह्यूमन बीइंग। साथ ही साथ सेल आप प्रिजन को भी बोलते हैं, जेल, काल कोठरी। कूप होता है प्लेस वेयर चिकन्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहां पे मुर्गियों को रखा जाता है, उसको हम लोग कूप बोलते हैं। और डैन होता है मांद या फिर गुफा, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट। ओके, तो ये था कंप्लीट सॉल्यूशन एयरफोर्स के पेपर का XY ग्रुप के लिए। ठीक है, आई होप कि मैंने आपको चीज़ें सिखाई हैं डिटेल में। बहुत बहुत पेशेंस के साथ सुनने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।